mic today, so I was wanted to test. नहीं सर, बिल्कुल ठीक है। जी। ओके, जस्ट गिव मी फ्यू सेकंड। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी आज ज्वाइन किया लेफ्टिनेंट कर्नल आतुल होलकर साहब ने। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आरजू जी, आपने बुलाया। और सर आज हम आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि इंडिया और चाइना के रिलेशंस के बारे में। अभी जैसा कि बॉर्डर पे कहा जा रहा है कि जो फोर्सेस हैं वो जा रही हैं, वापसी की तरफ जा रही हैं और इस किस्म की बात की जा रही है। तो आपके ख्याल से कितना इम्पोर्टेंट है चाइना और इंडिया में पीसफुली, मतलब दोनों कंट्रीज को होना कि आपस में ठीक है बहुत दोस्ती ना हो लेकिन ऐसे रिलेशंस हों कि इस किस्म का जो अटैक्स हो रहे थे, जिस किस्म से एक वॉर स्टार्ट हुई थी, वो ना हो। इस रीजन के लिए इंडिया और चाइना कितने इंपॉर्टेंट है? देखिए आरजू जी, अभी जो है ना, अगर आप एक खित्ते के अंदर आप देखें तो कन्फ्लिक्ट तो वैसे भी किसी के ही फायदे में नहीं होती, ठीक है। और ये अगर इंडिया चाइना की कन्फ्लिक्ट हुई या उधर ताइवान से कन्फ्लिक्ट हुई तो पूरा वर्ल्ड एक बार फिर सेकंड होगा। हाँ, अभी भी मतलब जिससे हमें हमें तो यूक्रेन का नाम भी लोगों को ढंग से स्पेलिंग ही नहीं आती, उसके वजह से आज भी पूरी दुनिया हिली पड़ी है और कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट अपने इन्फ्लेशन पे और सब चीजों पे आ रहा है। तो एम जनरली क्या होता है, और खास करके ना जो ग्रोइंग इकोनॉमीज होती है ना आरजू जी, वो दे डोंट वांट टू गेट इन्वॉल्व इनटू कन्फ्लिक्ट बिकॉज उनका फोकस बिल्कुल सही है। और मोदी जी का और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फोकस बहुत ही ज्यादा, अभी भी मैं एक रिसेंटली देख रहा था कि कैसे वो 2047 में, जो अभी 15 अगस्त को स्पीच दी थी प्राइम मिनिस्टर ने, उसमें कहा कि हम एक डेवलप कंट्री बन सकते हैं। तो ये अपने आप में बहुत ही एम्बिशियस प्लान है। अभी हम पहले 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना चाहते हैं, ऑलरेडी फिफ्थ लार्जेस्ट है। जैसे ही 5 ट्रिलियन बनेंगे, यू विल बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। तो ये सारे फोकस में कहीं ना कहीं एक इंडिया जो है वो अवॉइड करता है कन्फ्लिक्ट को। लेकिन सदियों में, मतलब जैसे जब से आजादी मिली है, पहली बार चाइनीज को ऐसा लगा कि देयर इज अ गवर्नमेंट विद मेजर्स अप टू चाइना। मतलब वो आंखों में आंखें डाल करके ना, अब देखिए 2 साल से गलवान हुआ था और 2 साल से आईबॉल टू आईबॉल सिचुएशन है। हम चाइनीज कंपनीज की यहाँ अभी भी देखिए, अब हमने उनकी जितनी भी एक लोन बेस्ड एप्लीकेशन बेस्ड कंपनी थी उन पर रेड की है, चाइनीज को अरेस्ट किया है। अब मजाल है कि किसी और कंट्री में चाइनीज अरेस्ट हो जाए और मिस्टर मिस्टर जी जिनपिंग कुछ कहे ना, हमने तो अरेस्ट कर लिया इन लोगों को और इन पे कार्रवाई जारी है। लेकिन कहीं भी मौका मिलता है, और इंडिया में जयशंकर जी ने बिल्कुल क्लियर बोला कि दिस सिचुएशन विल बी नॉर्मल बिटवीन अस ओनली व्हेन द सिचुएशन ऑन द बॉर्डर इज नॉर्मल। इसका दो कारण है। आप इंडिया के एस्पेक्ट्स में देखें तो इंडिया एक डी एस्केलेशन इसलिए चाहता है कि हम अपने फोकस अपने ग्रोथ पे करना चाहते हैं। चाइना जो डी एस्केलेशन है ना, मैंने आपको पहले बोला उनकी 40% जीडीपी जो थी वो रियल स्टेट में, और रियल स्टेट फेल हो रहा है आरजू जी। क्योंकि उनके पास में जितने भी, आपने कहीं पढ़ा भी होगा और देखा भी होगा, उनके यूट्यूब में देख लीजिए, एम्प्टी सिटीज है, गोस्ट सिटीज कहते हैं इनको। तो इन्होंने इतना इन्वेस्ट कर लिया उसके अंदर और आप वहां पे इकोनॉमी हिली। इकोनॉमी एक तो ये भी हो गया कि वर्ल्ड ने चाइना से इंपोर्ट थोड़े से कम हुए, डिसरप्शन हुआ जब कोरोना का डिसरप्शन हुआ। चाइनीज तो मतलब इतने वो ज्यादा सेंसिटिव है कि एक सिटी में अगर 100 लोग मिल जाए उनको कोरोना से, तो वो वाले तो वो पूरी सिटी को लॉकडाउन कर देते हैं। सो तो हमको ही नहीं पता चलेगा कि हमारे किस मोहल्ले में सो है, ठीक है। तो वो इतनी सेंसिटिव है, और हम तो कहते हैं फ्लू व्लू में भी खांसी वासी हो जाती तो ऐसा कौन सा नुकसान हो गया। तो पूरी दुनिया तो उभर गई। अब वो जो वापस जो चाइनीज करो वो था ना, वो कोरोना, वो वापस चाइना में सीमित रह गया। तो देयर इकोनॉमी इज शेकिंग एंड दैट इज नॉट ए ग्रेट न्यूज। हम चाहे कितनी भी ना, आज ही मैं पढ़ रहा था, हमारे एक फॉरेन सेक्रेटरी हैं पुराने, श्याम शरण जी, आपने नाम भी सुना होगा श्याम शरण का। और उन्होंने एक बुक लिखी, रिलीज की अभी, उसका नाम है हाउ चाइना सीज इंडिया इन दी वर्ल्ड। तो उसने ना एक बड़ी अच्छी स्टोरी है उसमें, उसका नाम है रूज ऑफ एम्प्टी सिटी। तो बड़ा सिंपल सा होता है कि एक वहां पे एक किंग होता है जूज करके, और वो शू किंगडम का, वो रियल स्टोरी है। उसकी सिटी को पूरी तरीके से उनकी एनिमी सिटी जो चाइनीज है वो घेर लेते हैं। जब ये देखता है कि ये तो बहुत बड़ी आर्मी ने घेर लिया, तो मैं तो मतलब हम तो, हमारे पास तो कोई सॉल्यूशन है नहीं है, तो सारा बंद कर देंगे सप्लाईज वगैरह और अल्टीमेटली हमें सरेंडर करना पड़ेगा। तो वो क्या करता है, वो सब लोगों को बुलाता है और कहता है कि जी आप ना अपनी नॉर्मल ड्रेस वेस पहन के, मैं सिटी के दरवाजे खोल रहा हूँ, आप बाहर आप नॉर्मल काम शुरू कर दो। और वो खुद जो है वो चाइनीज इंस्ट्रूमेंट लेके दीवार पे बैठ के बजाना शुरू करता है। तो वो दूर से एनिमी देखता है कि यार ये तो कुछ गड़बड़ है, इन्होंने ये जानबूझ के खोल दिए दरवाजे, क्योंकि अगर हम अंदर घुसे तो इनकी फौज में दबोच देगी। और ये समझ में नहीं आ रहा है ये राजा हो कि म्यूजिक बजा रहा है।
तो वो जो डर था उसकी वजह से वो सामने एनिमी जो विड्रॉ कर जाती है। इसका ये कहने का मतलब है कि जो चाइनीज बोलते हैं और जो फाइनली करते हैं और करने के बाद आगे क्या सोच रहे हैं वो आप और हम नहीं सोच सकते। हम लोग वो ये जो चाइनीज विड्रॉल है वो कितने दिन के लिए है, चाहे अभी अक्टूबर में जी जिनपिंग को जो है अपना इलेक्शन जीतना है, समरकंद में अभी मोदी जी जब जाएंगे और आपके वजीर आजम भी जा रहे हैं, वहां पे वो आपस में मुलाकात नहीं करेंगे तो अपने आप में एक बहुत बड़ा झटका है। ठीक है, मतलब वो तो अपने को आपको वर्ल्ड पावर मानता है और वहां पे मोदी जी इसको पलट के ना देखे तो उसको तो मतलब वो क्या जवाब देगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये चाइनीज जो डी एस्केलेशन कर रहे हैं वो एक थोड़ा सा नॉर्मलसी लाने की कोशिश करें, लेकिन इतना तो मुझे बिल्कुल श्योर है कि इंडियन इनको अब फेस वैल्यू पर नहीं लेता, अब तो कोई दुनिया में भी नहीं लेता, आप भी नहीं लेने लगे। मैं तो अब रियलाइज करो जिस तरीके की स्टेटमेंट पाकिस्तान से अब चाइना के लिए आती है या वो जिस तरीके से छोड़ के भाग गए आप लोगों को फ्लड्स के अंदर, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं छोटा सा एक रियलाइजेशन जो है गवर्नमेंट और एस्टैब्लिशमेंट में आ रहा है। बिल्कुल ठीक। सर, यहाँ पर आपने बात की एससीओ समिट की, हम उसके ऊपर भी जाएंगे। लेकिन आपको लगता है कि जो कंट्रीज के रिलेशंस होते हैं आपस में, चाहे नाराजगी हो, झगड़ा हो, लड़ाई हो, जंगे हुई हो, वो एक दो लोग जो आम आदमी होते हैं उनके रिलेशन से डिफरेंट होता है। कंट्रीज जो है वो अपने मतलब उनका जो मतलब होते हैं, जिसे कहना चाहिए, जो वो अचीव करना चाह रहे होते हैं, उनके रिलेशंस उसके ऊपर बेस करते हैं। जबकि आम लोग तो बस हो गए ना, किसी दोस्त से नाराजगी हो गई, किसी रिलेटिव से हो गई, तो बस पूरी लाइफ जो है ना, हमने उनके यहाँ जी खाना नहीं जी खाना, जी। हमने उनको दावत में नहीं बुलाना। लेकिन इस किस्म की चीजें जो हैं वो कंट्रीज के बीच, बहुत सी कंट्रीज हमने ऐसी देखी जिनका आपस में रिलेशन अच्छे नहीं थे लेकिन आगे जाकर बहुत अच्छे हो गए। आपको लगता है कहीं ना कहीं कोई गुंजाइश है चाइना और इंडिया के बीच में कि ये जो एक तलखी आई है, एक जो लड़ाई झगड़ा हुआ है, वो कहीं पे साइड पे रखकर और दोनों फिर दोबारा से अच्छे रिलेशंस में हो जाए? देखिए आरजू जी, पहले तो देयर आर नो परमानेंट एनिमीज एंड फ्रेंड्स इन द वर्ल्ड। इन अ डिप्लोमेटिक वर्ल्ड यू हैव कीप चेंजिंग रिलेशनशिप, बट दिस पर्टिकुलर सेइंग इज गुड इफ यू आर ए डेमोक्रेटिक कंट्री। ठीक है, आपके पास अगर दो डेमोक्रेटिक कंट्री हैं और दोनों ही गवर्नमेंट को इलेक्शन जीतने हैं तो वो अपनी जनता के लिए भला सोचेंगे, और भला वॉर नहीं होता कभी भी। और वो बहुत ज्यादातर देखिए डिप्लोमेसी आई कहाँ से, ये एम्बेसडर्स, ये डिप्लोमेटिक कोर, ये सब वो लोग हैं जिनका एम वॉर को रोकना है। बाकी के लिए तो फौज बनी है ना। आज आप और हम सामने बैठे हुए हैं, आम जनता में तो आप मेरे को गोली मारती नहीं, इतनी बार मैंने आपके साथ प्रोग्राम कर लिया। और वहां पे फौज जो है आई बॉल टू वॉल कन्फ्रंटेशन में रहती है। लेकिन कहीं ना कहीं वी हैव टू गिव इट टू आवर डिप्लोमेट हु ट्राई टू इंश्योर दैट देयर इज स्टिल अ गैप बिटवीन वॉर एंड पीस, राइट। तो कहीं अगर कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम्स भी आती है तो डिप्लोमेट सॉर्ट आउट करते हैं। लेकिन समस्या कहाँ आती है? समस्या वहां आती है जहां एक आप डिक्टेटर काइंड ऑफ गवर्नमेंट हो, आपकी वहां पे टोटलिटेरियन गवर्नमेंट हो जहां एक आदमी की जिद हो। अब आप नॉर्थ कोरिया को ले लीजिए, नॉर्थ कोरियन पीपल क्या है, मतलब बेचारे वो कोरियन ही है ना। साउथ कोरिया में जा रहे हो तो वहां गोली मार देते हैं, वो किसी अगर वहां पे दो चार मैंने सुना कोरोना के केस हुए तो उनको कहा खत्म कर दिया, गोली मार दी उनको, खत्म हो गया, कोरोना ही खत्म हो गया। वहां खाने को नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन आप उनके वीडियोस देखेंगे, वो सब देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री तो नॉर्थ कोरिया। So whenever these strong leaders with that totalitarian regimes और जो dictatorship kind of mindset जो होती है, वो थोड़े से रिस्की लोग होते हैं, उनके माइंडसेट का पता नहीं चलता, वो थोड़े ईगोइस्टिक भी होते हैं, उनको बुरा भी ज्यादा जल्दी लगता है। हमारे यहाँ तो क्या है, 5 साल बाद में 10 साल बाद में प्राइम मिनिस्टर बदल जाता है तो ऐसी कोई ईगो नहीं होती। आपने आपके प्राइम मिनिस्टर ने मोदी साहब को बोला था ये छोटे छोटे लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, तो मोदी जी ने ये थोड़ी कहा कि हम पाकिस्तान से बात ही नहीं करेंगे, उन्होंने मेरे को छोटा कह दिया। ठीक है, अब जब आपके यहाँ फ्लड्स आए तो सबसे पहला रिएक्शन एक ह्यूमन रिलेशन होता है, वो तो बोलते ही हैं। आप जैसे शाहबाज शरीफ बने प्राइम मिनिस्टर होते, कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज तो गए गया था यहाँ से, तो वो ये इंडिविजुअल नहीं होता। लेकिन आपने जब बोला कि रिलेशनशिप की बात है, देखिए रिलेशनशिप तो नेहरू जी ने बहुत अच्छे रखे हैं, चाइनीज ने धोखा दिया। 59 से शुरू और 62 के वॉर पे खत्म हो, इतना झटका नेहरू जी को लगा इस बात के ऊपर कि हमारे बीच में जंग हुई कि अल्टीमेटली वो बीमार होके वो मतलब ही डाइड आफ्टर दैट, राइट। उस बात को इंडियंस उस ह्यूमिलेशन ऑफ 62 को कभी नहीं भूले। और ये जब राजीव गांधी जब प्राइम मिनिस्टर बने थे तो वहां पे जो चाइनीज को लीड करते थे और उन्होंने ही वो जो कैपिटल रेवोल्यूशन लाया था चाइना के अंदर, तो उनके साथ में एक रिलेशनशिप डेवलप हुई थी और उन्होंने ये बोला था राजीव गांधी को, लेट दी 1000 रोजेस ब्लूम।
मतलब लेट्स ब्रिंग नॉर्मेल्सी, और वो 62 वॉर के बाद पहली बार राजीव गांधी ने उनको विजिट किया था, तब वो नॉर्मेल्सी आने लगी। अब नॉर्मेल्सी चलती रही 2020 तक, तो हम बहुत थे, मोदी जी ने तो बहुत ज्यादा किया, मतलब वहां गए, उनसे मिले, उनको यहाँ बुलाया, और एकदम ऐसा लगने लगा कि वी आर गोइंग बैक टू सम काइंड ऑफ नॉर्मेल्सी, और उन्होंने फिर धोखा दे दिया। तो ये अब इंडिया हैज लर्न दिस लेसन। आई डोंट थिंक वी विल बी अ ग्रेट दिस थिंग, बट वो एक कन्फ्रंटेशन रहेगी, बिकॉज हम दोनों के जो रिलेशनशिप है, और हम दोनों का मेकअप है, दोनों की हिस्ट्री है, दोनों का कल्चर है, दोनों की ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है इन टर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी वर्सेस डिक्टेटरशिप regime is very different. It is already in conflict. It's like Russia, USSR versus USA. तो वो वाला जो कोल्ड वार वाला हिसाब किताब है ना, रिलेशनशिप नॉर्मल होंगे, ट्रेड होगा थोड़ा बहुत, लेकिन हमेशा एक दूसरे पर नजर जरूर रखी जाएगी। बिल्कुल ठीक। सर वैसे यहाँ पे मैं ये कह दूँ कि वो आप बिल्कुल इमरान खान साहब की बात कर रहे हैं, जो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं हमारे, उन्होंने मोदी जी के लिए कहा था। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूँ कि पाकिस्तान में बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें इमरान खान की बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, और उनकी ये बात करने से जो है वो आपके इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को मेरे ख्याल है कोई फर्क नहीं पड़ा होगा, लेकिन इमरान खान ने अपना खुद की जो इमेज है वो बहुत छोटी कर ली थी, और लोगों ने उनको बहुत क्रिटिसाइज किया था इस किस्म के कमेंट्स देने के ऊपर। मैंने सर देखा आपके था, मैं देखिए ऐसा है आरजू जी, ऐसा तो है नहीं कि पाकिस्तान में समझदार लोगों की कमी है, और वो मैंने देखे थे, और ऐसा नहीं कि सिर्फ कोई इंटेलेक्चुअल्स ने भी किया था, आम आदमी ने भी वर्क किया था, लोगों ने उस पर कमेंट्स भी लिखे थे कि आप किसी भी प्राइम मिनिस्टर के लिए, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के लिए ये नहीं बोल सकते। बिल्कुल। और सर अगर हम बात करें एससीओ समिट की, वहाँ पर कोई चांस है कि चाइनीज़ जो प्रेज़िडेंट हैं उनके साथ मोदी जी की मुलाकात हो, या आगे कोई बात बढ़े, या वहाँ पर भी एक आप देख रहे हैं कि कोल्ड बिहेवियर रहेगा? देखिए आरजू जी, मैं तो ना कई बार इंडियन डिप्लोमेसी को सलाम करता हूँ कि आप आप कितने ग्रुप्स ले लीजिए। अभी इस वक्त हमारे फॉरेन मिनिस्टर सऊदी अरब में थे, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी का लेटर डायरेक्टली जो है एमबीएस को दिया, और वहां पे भी कतार में बाकी जगह भी हमारी मूवमेंट चल रही है, और मोदी जी जो है इधर जा रहे हैं। इसके साथ साथ में अभी रशिया में एक मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी, जिसमें रशियन अलाइज और उनके फ्रेंड्स तो थे, चाइना भी था, और पाकिस्तान की आर्मी भी थी, लेकिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि इंडियन आर्मी भी थी, और इंडियन आर्मी जो थी उसने उस पूरे एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया। यहाँ हमारा वी आर पार्ट ऑफ क्वाड, एंड वी आर एक्सरसाइजिंग विद रशियंस। यहाँ अगर आप पूरे एससीओ को देखें तो इंडिया एकमात्र ऐसा देश है जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस्ड है, या वेस्टर्न अलाइड है, या वेस्टर्न पावर्स का, वेस्टर्न पावर उसको पसंद करते हैं, एंड वी आर पार्ट ऑफ देयर एंटायर अलायंसेस एज वेल, राइट। तो हमें इसमें एक तो एससीओ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कई लोग कहते हैं कि मोदी जी को नहीं जाना चाहिए, हमें क्या करना, वहां पे पुतिन जी आए, Vladimir Putin would be there, they would be Chinese president, and they would be India. और चाइना और रशिया के तो रिलेशनशिप रीजनेबली अच्छे हैं, इंडिया के नहीं अच्छे हैं चाइनीज के साथ में, लेकिन ये तीन कंट्री जो ब्रिक्स का हिस्सा है, जो रिक का हिस्सा है, वो पहली बार फिजिकली एक दूसरे के सामने है, और तीनों की तीनों एशियन पावर्स हैं, समझे। तो वो एक एंगल जो है ना, वो तो इंडिया जो है इन सारी समिट में जहां की वेस्टर्न पावर्स नहीं है, वो एक मॉडरेशन लेके आता है, वो एक लेके आता है कि जो कन्फ्रंटेशन वाला जो वो जॉइंट स्टेटमेंट एंटी वेस्ट नहीं खड़ी हो सकती है, कोई भी ऐसी स्टेटमेंट नहीं हो सकती जो एंटी यूएस हो या कई और बाकी पावर के, तो वो मॉडरेशन है, तो वो सारी दुनिया समझती है। ये जो डी एस्केलेशन हुआ है, ये प्रोबेबली एक फर्स्ट स्टेप है टुवर्ड पॉसिबिलिटी ऑफ मोदी जी मीटिंग जी जिनपिंग। तो वो मुझे ऐसा लगता है, लेकिन हो सकता है इसके कुछ थोड़े फॉलो अप एक्शन जरूर होंगे, बिकॉज हम तो कह रहे हैं कि नॉर्मलसी विल ओनली बी पॉसिबल इफ एवरीथिंग इज नॉर्मल ऑन टू दी एलएसी। ठीक, बिल्कुल। सर अगर हम बात करें थोड़ी-सी इंडिया की इकोनॉमी की, आप लोग काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़े हैं। जिस वक़्त पाकिस्तान में नवाज़ शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी, तो उस वक़्त इकोनॉमी की इतनी ज़्यादा बुरी हालत नहीं थी, और कहा ये जाता नहीं, है कि क्योंकि वो एक बिज़नेस कम्युनिटी से बिलॉन्ग करते हैं, तो उनको मालूम है कि बिज़नेस कैसे चलाना है। और जी, जब इमरान खान साहब आए तो ज़ाहिर है कि उनका इस किस्म का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, और वो एक स्पोर्ट्समैन की तरह ही आए थे। तो उनको इकोनॉमी या कोई चीज़ कहा ये जाता है कि शायद उनको समझ में नहीं आई। लेकिन अगर कोई खुद बिज़नेस करता हो, बिज़नेस बैकग्राउंड हो,
तो वो कंट्री की इकोनॉमी को थोड़ा बहुत सही लेकिन संभाल लेता है। आपके यहाँ जो कहा ये जाता है कि जो आपके प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी काफी बिजनेस माइंडेड हैं और उनके साथ अमित शाह साहब को भी यही कहा जाता है। आप समझते हैं कि मेन रीजन यही है कि जो लीडरशिप इस वक्त इंडिया में मौजूद है सामने फ्रंट पे, वो लोग बिजनेस को ज्यादा समझते हैं, इस वजह से इकोनॉमी ग्रो कर रही है या कोई और रीजन हो सकती है? देखिए आरजू जी, पहली चीज तो किसी भी मुल्क का जो लीडरशिप होता है ना, वो हर चीज में ही कैन नॉट बी गुड इन एवरीथिंग, राइट? बट एज लॉन्ग ही इज डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड एंड ही सिलेक्ट्स अ ग्रेट टीम, ही कैन टेक द इकोनॉमी। एंड मोस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स एंड प्रेसिडेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट जनरली वो इकोनॉमिस्ट नहीं होते, वो अच्छा एक फाइनेंस मिनिस्टर रखते हैं, ठीक है। अब वो बात अलग है कि हमारे यहाँ जो प्राइम मिनिस्टर है वो चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के। गुजरात वाज वन ऑफ द फास्टेस्ट डेवलपिंग स्टेट इन इंडिया, इट वाज रियली गेटिंग लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, एंड वो उन्होंने यहाँ के गुजरात मॉडल जो है इंडिया में किया। अगर आप नवाज शरीफ साहब को भी देखें तो नवाज शरीफ साहब जो थे वो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त। जो आपको मैं देखिए, आपकी मतलब मैं पूरी बड़े क्लोजली वॉच करता हूँ पाकिस्तान को, तो इतना ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं था एस्टैब्लिशमेंट का और फौज का उनके उसमें। जब मोदी जी आए पहली बार, जब पाकिस्तान में अचानक उनकी किसी शादी थी उनके घर में और पहुंचे थे, फिर ये इमरान खान ने शुरू किया जो मोदी का यार है वो गद्दार है, ठीक है। तो वो जहां पे ये एक पर्सनल एंगल से आप एक डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप को खराब करना शुरू करते हैं, तो वहां से वो डाउन होना शुरू किया। और वो आपके हमारे यहाँ तो मुझे मालूम है कि मोदी जी आते ही बिजनेस माइंडसेट से, तो वो जानते हैं कि जब तक आपकी इकोनॉमी नहीं स्ट्रांग होगी आप फौज लेके बैठे रहिए। आज नॉर्थ कोरिया के अंदर फौज है, वो मिसाइल्स रखता है, न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर रहा है, तो क्या कर रहे हैं आप? एक क्या कहते हैं न्यूक्लियर पावर स्टेट है, लेकिन आप क्या पावरफुल है? आपने उस न्यूक्लियर हमने मतलब वो मिसाइलों को आम आदमी को तो नहीं खिला सकते ना। अल्टीमेटली आप तो हर एक किसी से एक लोन ले रहे हैं, किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं डिस्पाइट बीइंग ए न्यूक्लियर पावर। तो ये सब चीजें देखने के बाद लगता है कि इकोनॉमी की स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपने इमरान खान को बुलाया, लेकिन देखिए इमरान खान एज ए स्पोर्ट्समैन, अगर आप यूक्रेन के प्रेसिडेंट को देखें तो वो तो कॉमेडियन थे। आज एक वॉर सिचुएशन में उन्होंने अपना रोल भी तो बड़ा कर लिया। तो इमरान खान हैड ए ग्रेट पॉसिबिलिटी दैट ही कुड हैव बीन अ ग्रेट लीडर। स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है जो आम जनता को कनेक्ट करती थी, वो हिंदुस्तान के अंदर अच्छी तरह से पहचाने जाते थे। लेकिन वो मुझे नहीं मालूम कि बुशरा बीबी ने उनके ऊपर जादू किया या वो मुर्गों ने कुछ कर दिया। अल्टीमेटली उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी को इतना ज्यादा 360 डिग्री बदल दिया कि हम उस इमरान खान को अब नहीं जानते जो हम पहले जानते थे, जो क्रिकेटर इमरान खान था। इमरान खान वॉज अ वेरी पॉपुलर पर्सन इन इंडिया, right in Bollywood, in India and everything, and we had great expectation। फिर वो छोटी छोटी चीजें, और उनको तो मेरे को लगता है वो तो सबसे बेस्ट टाइम में आए थे, स्टैब्लिशमेंट लेके आए थे। आज स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ वो इतने बयान दे रहे हैं जितना तो इंडिया ने नहीं दिए होंगे इतने उनके आपके फौज के खिलाफ। और वो लगे हुए हैं अपनी आज की तारीख में आपके यहाँ खाने को नहीं है, आम जनता बेचारी डूबी पड़ी है। आप बोलो ना गवर्नमेंट को, ठीक है आप नहीं मान लीजिए आपको शहबाज शरीफ से नहीं बात करनी, तो आप पूरी निकाल लीजिए आप अपनी पार्टी को, उसको तहरीक इंसाफ पार्टी को पूरा ग्राउंड पे ले आइए और सब आम जनता की मदद करना शुरू कर दीजिए। ये तो करिए कम से कम। आप बैठे हैं हर जगह जाते हैं एक बयान दे देते हैं और उसके बाद कुछ नहीं करते हैं। तो आई एग्री विथ यू टू सम एक्सटेंट दैट इट हेल्प्स इन ग्रोइंग, बट यू लीडरशिप क्वालिटी जो है ना आरजू जी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इट डजंट मैटर व्हाट बैकग्राउंड यू कम फ्रॉम, लीडरशिप मींस दैट यू कैन पिक अप अ राइट टीम, यू कैन गिव डायरेक्शन, you can give stability, you can show a larger picture to your country, that is very important। तो आप ये कह रहे हैं कि बिल्कुल मोदी जी की गवर्नमेंट में जो इकोनॉमी वगैरह ग्रो की है आपकी, वो पूरी टीम वर्क है एक तरह का। और एग्जैक्टली। जिसमें कि मैंने तो कई लोगों से सुना कि मोदी जी और अमित शाह साहब जो हैं वो बहुत बिजनेस माइंडेड है इस वजह से शायद। लेकिन फिर भी सिलेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी टीम में किसको रख रहे हैं। खैर इमरान खान साहब ने तो आने से पहले बहुत बोला था कि मेरे पास टीम है, 200 लोगों की टीम है तक बोला आपने था। अपने सबसे पहले फाइनेंस मिनिस्टर को इसलिए हटा दिया क्योंकि वो आपने बोला कि वो मुसलमान ही नहीं है। मतलब आप समझिए ना, वो एक पढ़ा लिखा इंसान था, प्रॉब्ली इट वाज अ वेरी गुड थिंग टू पुट दी पाकिस्तानी इकोनॉमी बैक ऑन ट्रैक। अगर आप धर्म के हिसाब से एक क्वालिफाइड आदमी को आप मतलब हटा देंगे तो फिर देख, तो फिर तो मस्जिदों में ही पढ़े, वहीं पे काम चलेगा। वो ऊपर से अल्लाह ही मदद कर सकता है अब तो।
नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर कि रिलीजन को और पॉलिटिक्स को या कंट्री को जैसे रन किया जाता है, चीज़ों को अलग-अलग रखना होगा। तभी जो है वो यहाँ पे इस वक़्त जिस तरह से फ्लड भी आया हुआ है और कई प्रॉब्लम्स हैं, तो इस वक़्त तो हम किसी को नहीं देख रहे ना कि कौन-सी कंट्री दे रही है, एग्जैक्ट कौन-सा रिलीजन दे रहा है, तो फिर बाकी टाइम हम क्यों देखते हैं? ये चीज़ हमें एक बार सोचनी पड़ेगी, तभी कुछ यहाँ पे बेहतरी आएगी और एक स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान, स्टेबल पाकिस्तान भारत के लिए भी अच्छा होगा। थैंक यू सो मच सर कि आज आपने अब जॉइन मैं किया, बहुत आपको 2 मिनट जी। रोकूं। अब ये थोड़ी सी सोच ना इंडिया में बदल रही है, मैं आपको सही बताऊं। I also seriously used to believe a strong and stable Pakistan is an interest of India. But whenever Pakistan has become stable and strong, it has only troubled India. हुँ। ठीक है? अब आप देखिए वो दौर देखिए जब ज़ियाउल हक स्ट्रॉन्ग होते थे, जब बेनज़ीर भुट्टो स्ट्रॉन्ग होती थी, जब नवाज़ शरीफ स्ट्रॉन्ग होते थे, नवाज़ ने थोड़ा काम किया, बेनज़ीर ने इनिशियल टाइम में राजीव गांधी के साथ काम। लेकिन आपकी कंट्री में एक बार जैसे ही स्ट्रेंथ वापस आती है ना, तो एस्टैब्लिशमेंट है, फौज है, वो उस काम को रोकती है, कहती है अब हम स्ट्रॉन्ग हो गए, चलो कारगिल करते हैं। अब हम स्ट्रॉन्ग हो गए, हम पठानकोट करते हैं। अच्छा 2-3 सवाल मेरे आरज़ू जी थे और मैं आपसे पूछना चाहता था, बड़ा मज़ा आ रहा था मुझे। मैंने आपसे बोला भी था कि कुछ सवाल इस बार मैं आपसे भी पूछूँगा। ये बताइए वो आपके जो दोस्त थे, जिनको आपने बड़ा किया, उनको काबुल की गद्दी पे बैठाया, उन्होंने कहा ये हमारे तालिबान दोस्त थे और देखो अल्टीमेटली हमने जो स्ट्रैटेजिक डेप्थ है अपनी वो हासिल कर ली। आजकल हो क्या रहा है वहाँ पे? अभी मैं देख रहा था कि आपने तो मसूद अज़हर को डंप कर दिया और उसको आपने उल्टा तालिबान को बोला कि भाई देखो हम लोग हमें बोल रहे हैं कि चोर हमने बैठा रखा है कि आपके पास तो नहीं है। तो अभी मैं उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री की स्टेटमेंट अभी लेटेस्ट पढ़ रहा था तो वो गाली गलौज पे उतर आया कि तुमसे तो संभल नहीं रहा मुल्क और हमको और इन्वॉल्व कर रहे हो उसके अंदर। ऑब्वियसली सर ये तो ख़ैर मुझे इस पे कोई हैरत नहीं है, क्योंकि मुझे तो यही लगता था कि एंड रिज़ल्ट यही निकलना है क्योंकि जिस तरह से हम खामख़ा जाके इंटरफेयर कर रहे थे, तो वो किसी को भी पसंद नहीं आएगा। ना किसी को अपने घर में इंटरफेयर पसंद आता है, तो किसी को कंट्री में क्यों अच्छा लगेगा। तो वो हमारी गलती थी लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली वो हमने कभी मानी नहीं मतलब हमसे मेरा मतलब है कि हमारी जो गवर्नमेंट्स होती हैं, एस्टेब्लिशमेंट या जो जी, पॉलिसी जी। मेकर्स हैं वो इस तरह के ब्लंडर्स करते रहते हैं और बजाय कुछ सीखने के इसके बाद एक उससे बढ़कर दूसरा एक और बड़ा ब्लंडर कर देते हैं। तो बिल्कुल इस तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं और और इस हम थोड़ा-सा मैं चल आपको रहे और छेड़ता हूँ। अभी वो जो मैच हुआ था श्रीलंका वर्सेस पाकिस्तान, देखिए हमने एक बार आपको हराया तो इसलिए हमें इतना गम ना था आपके मतलब आपको हमारे हराने पे। लेकिन जिस तरीके से मैंने काबुल की तस्वीरें देखी मैंने कहा अरे ये क्या हो गया, ये मुस्लिम उम्मा को मतलब ये पाकिस्तान को वो श्रीलंका ने हराया और जश्न महफिल सज रही है काबुल में। और फिर आपके यहाँ से भी रिएक्शन आया कि हमने तो इनको इतनी सालों सदियों तक मदद करी। तो ऐसा क्यों है कि मतलब वो जो अफ़गानी अभी भी आपको अपना नहीं समझते? सर नहीं, ऐसा नहीं है ऑब्वियसली नहीं समझेंगे, वो हमें अपना क्यों समझेंगे या हम उन्हें अपना क्यों समझेंगे? हमने जो कुछ किया आपके सामने ही है कि जिस तरह से हम पैसे लेते रहे और एक हमने कहा कि वॉर ऑफ टेरर लड़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो आज की जो नई जनरेशन आई है, वो जी। समझ रही है। पिछली जनरेशन भी समझ रही है और अभी वाली भी समझ रही है। अभी तो बहुत आसान हो गया इंटरनेट और हर चीज़ सामने आ जाती है। तो अब वो टाइम नहीं रहा कि लोग एक-दूसरे के ऊपर आँखें बंद करके ट्रस्ट करें, वो देखते हैं कि हमने पहले क्या किया और अभी अभी हम क्या कर रहे हैं। और वैसे क्रिकेट मैच में तो वैसे ही सारे इमोशनल हो जाते हैं, कुछ भी हो। वो उसको तो खैर मैं इतना बिल्कुल, सीरियसली नहीं लेती, हमारे यहाँ के लोग तो यही है जीतने की खुशी में भी चीज़ें तोड़ देते हैं और हारने के गम में भी तोड़ देते हैं। तो देखिए इसलिए आरज़ जी उनको तो जो जी। जो मज़ा एक पाकिस्तानी से क्रिकेट के ऊपर बात करने में आता है ना, वो मतलब और कहीं हो नहीं सकता। वो ऐसा नहीं कि हम नहीं हारे थे, हम भी तो हारे थे मतलब उस दिन तो हमने भी खाना नहीं खाया, हमने कहा छोड़ो क्या खाना खाना, फिर उन्होंने बदनाम कर दिया हमें पूरी तरीके से लेट डाउन कर दिया टीम ने। ठीक है, ये तो बल्कि गेम में चलता रहता है। अफ़गानिस्तान से तो खैर ये भी हो सकता था कि पाकिस्तान जीत जाए तो वो रॉकेट लॉन्चर ही ना मार दें, उनके यहाँ तो ये भी रिवाज है ना। थैंक यू सो मच सर, आज आपने जॉइन किया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। होपफुली थैंक आपसे यू जल्द फिर आरज़ जी। बात होगी। राइट, थैंक यू। थैंक यू सो मच।